जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने कल सीएम पद की शपथ ली। भव्य आयोजन हुआ। आजाद मैदान में कई विशेष अतिथि आए। मंच पर पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और एनडीए अलायंस के सहयोगी दल मौजूद थे और पूरी एकजुटता दिखाते हुए उनके सामने देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन इस शानदार आयोजन से जो कल मीडिया में, टीवी पर हर जगह छाया हुआ था, इसने कई संकेत दिए और इससे कुछ लोग बड़े बेचैन, परेशान भी नजर आए और कुछ लोग बेहद निराश हुए। इन संकेतों की बात करें, बात तो परेशान होने वालों की भी करेंगे, लेकिन जो आयोजन से जो संदेश देने की कोशिश की गई, इस पर बात करते हैं कि यहाँ जो लोग बुलाए गए थे वो बहुत मायने रखते हैं। एक तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग थे, दूसरा कारोबारियों को यहाँ बुलाया गया था और वो कारोबारी भी थे जो आजकल विपक्ष के राहुल गांधी के निशाने पर रहते हैं और कारोबारियों से एक दूरी बनाने का दबाव डालते हैं सरकार पर। लेकिन सरकार ने इस बात से इनकार कर दिया और ये दिखा दिया कि यहाँ ये कम्युनिस्ट एजेंडा नहीं चलेगा कि पीछे पीछे से आप कारोबारियों से पैसे लो, फंड लो पार्टी के लिए, सरकार के लिए, इंडस्ट्रियल समिट कराओ, लेकिन आप वहीं कारोबारियों को विदेशी एजेंडे के नाम पर उन्हें बर्बाद करने की भी कोशिश करो और सार्वजनिक तौर पर उनके सामने दिखने से बचो कि वो जैसे अछूत हैं, जैसे वो कारोबारी नहीं, वो अपराधी हैं और आप उनके साथ नहीं दिख सकते। लेकिन ये जो आयोजन था, इसमें ये पूरे इंडस्ट्रियल समिट जैसा लग रहा था, जिसमें जहां प्रणव अडानी थे, अडानी ग्रुप के, मुकेश अंबानी थे, दूसरे बिजनेसमैन थे, टाटा ग्रुप से भी थे और यहाँ सेलिब्रिटीज भी थे। इन सब को वहां बुलाया गया था और साथ ही मंच पर बज रहा था राम राम जय राजा राम। पूरा ये गाना एक लंबे समय तक यहाँ बजता रहा, श्री राम की स्तुति होती रही, जिससे ये दिखाया गया कि यहाँ इस सरकार का, महाराष्ट्र की सरकार का जो एजेंडा है वो हिंदुत्व है और ये सरकार विकास के लिए भी अग्रणी है और उसके लिए वो उन लोगों के साथ मिलकर चलेगी जो इस विकास में योगदान देने के लिए तैयार है। ये नहीं कि आप जो है दूरी बनाएंगे कारोबारियों से और फिर पीछे पीछे से उनका फायदा भी लेंगे, ये नहीं है, ये स्पष्ट है। और ये कारोबारी भी इसी देश के नागरिक हैं। अगर उनको निशाना बनाया जाता है तो सरकार उनके साथ भी होगी, लेकिन अगर गलत काम करेंगे तो सरकार उनका विरोध भी करेगी। इसीलिए विपक्ष के लाख विरोध के बावजूद भी अडानी ग्रुप को न्योता दिया गया था और पूरे एक समिट, इंडस्ट्रियल समिट जैसा ये माहौल था कि आप महाराष्ट्र में अब विकास के लिए आप यहाँ अपना योगदान दीजिए और इस सरकार को आगे बढ़ने में, सरकार को लोगों के लिए काम करने में मदद कीजिए। इस संकेत से कहीं ना कहीं राहुल गांधी, कांग्रेस, इनका पूरा एजेंडा धराशायी हो गया है, क्योंकि इन्होंने इस बीच पूरा दबाव बनाने की कोशिश की है कि सरकार बैकफुट पर आए, अडानी अंबानी कह कर कि किसी तरह से मोदी को रोका जाए। तो ये पूरी कोशिश है, लेकिन लोगों ने इस कोशिश को जो है धराशायी कर दिया। धारावी के नाम पे चुनाव लड़ा था, लेकिन इन्होंने ये वहां जीत नहीं सके और इन्हें मुंबई में भी जो है शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी यानी कि शरद पवार की और उद्धव ठाकरे जो हैं, मुंबई में भी खास कोई कमाल कर नहीं सके। तो इनको संकेत लोगों ने दे दिया है और लोगों ने जो जनमत दिया है उसके आधार पर बीजेपी महायुति की सरकार चल रही है। साथ ही जो एनडीए का अलायंस की एकजुटता दिखाई गई, वो कहीं ना कहीं अघाड़ी के लिए एक परेशानी का विषय भी थी कि जिस तरह से इस वक्त अघाड़ी बिखरा हुआ लग रहा है, कांग्रेस उद्धव ठाकरे के खिलाफ, उद्धव ठाकरे कांग्रेस के खिलाफ, तो कोई शरद पवार के खिलाफ बयानबाजियां हो रही हैं। वहीं जो है इस वक्त एनडीए जो है एकजुट नजर आ रहा है। दूसरी तरफ इंडी अलायंस जो इस वक्त कोई अडानी के मसले को उठा रहा है तो कोई अडानी के मसले का विरोध कर रहा है। ममता बनर्जी कांग्रेस का विरोध कर रही है, अखिलेश यादव विरोध कर रहे हैं, वहां से डीएमके विरोध कर रही है, जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो कांग्रेस का विरोध कर रही हैं, वो सब बिखरे हुए हैं और यहाँ एनडीए की एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई। तो ये पूरा आयोजन जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया, उसमें से कई संकेत निकले और उसमें अब इंडी अलायंस वालों की चिंता तो बढ़ गई है। लेकिन इससे उन लोगों में बड़ी निराशा हुई जो उम्मीद कर रहे थे कि आखिरी वक्त में कुछ हो जाए ऐसा कि ये अलायंस बन ना पाए, महायुति की सरकार ना बन पाए। जैसे कि संजय राउत, वो शुरू से ही उनके बयान देखिए, एकनाथ शिंदे, उन्होंने थोड़ी बहुत इसमें
कुछ समस्याएं उनके कारण पैदा हुई, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी, कुछ उनकी अपनी समस्याएं होंगी कि उन्होंने इस तरह के थोड़ा व्यवहार, इस तरह का नाराजगी का व्यवहार दिखाया, चाहे सीएम पद को लेकर हो, डिप्टी सीएम पद को लेकर हो। लेकिन वो मामला इतना भी नहीं खिंचा कि उसकी वजह से गठबंधन में समस्या आए, क्योंकि जब एकनाथ शिंदे ने शपथ ली तो उन्होंने बाला साहेब ठाकरे का नाम लिया, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे कहा, जो उद्धव ठाकरे कह नहीं पाते हैं आजकल, लेकिन उन्होंने कहा। एकनाथ शिंदे ने फिर पीएम मोदी का, अमित शाह का नाम लिया, फिर अपनी शपथ ली उनको धन्यवाद करते हुए। तो एकनाथ शिंदे ने सभी अफवाहों पर एक तरह से रोक लगा दी, जिस तरह से उन्होंने धन्यवाद कहा और इस पूरे आयोजन में सहयोग दिया, उनकी तरफ से कोई भी ऐसी मनमुटाव वाली बात नहीं दिखी। और इसके साथ ही विराम लग गया संजय राउत जैसे के इरादों पर, जो ये कहने में लगे थे कि अगर एकनाथ शिंदे इस बार मुख्यमंत्री नहीं बने तो फिर वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि यही कह कहकर तो उन्होंने उद्धव ठाकरे को भड़काया था कि इस बार अगर आप 2019 में मुख्यमंत्री नहीं बने तो फिर कभी नहीं बन पाएंगे, बीजेपी जो है शिवसेना को खा जाएगी, फिर आप कभी बड़े भाई नहीं बन पाएंगे, आप जाइए अघाड़ी के साथ, वो आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये संजय राउत जैसे ही थे जो उन्होंने उद्धव ठाकरे को भड़काया और अब एकनाथ शिंदे को भड़काने की कोशिश कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि आखिरी वक्त तक एकनाथ शिंदे जो है अलग रास्ता अपना ले, जो बीजेपी है उसके लिए सरकार बनाना मुश्किल हो जाए, अजीत पवार हमारे खेमे में आ जाएं, हम मिलकर सरकार बना लें। लेकिन इनके इरादे तो वैसे भी कामयाब नहीं होने थे। 132 सीटें बीजेपी के पास है, 14-15 विधायक तो खुद उद्धव ठाकरे की पार्टी से आ जाएंगे अगर भाजपा चाहेगी तो वो एक अलग बात है। लेकिन संजय राउत के और जो शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे सोच रहे थे कि कुछ तो हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और यहाँ तक कि इन्होंने महाराष्ट्र की उस परंपरा का भी ध्यान नहीं रखा जिसमें भले ही अब चुनाव में लड़ रहे हैं, लेकिन बाद में विपक्षी दल को या सत्ता पक्ष में है जो उसके साथ संबंध खराब नहीं किए जाते, बातचीत जारी रखी जाती है। यह महाराष्ट्र में तो ये परंपरा भी रही है, अगर किसी विधायक की, सांसद की किसी सीट पर मृत्यु हो जाती है तो उसके बदले में जो कैंडिडेट खड़ा किया जाता है उसके सामने दूसरे दल अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करते और उसे निर्विरोध जीतने देते हैं। इतने इस सही राजनीतिक सहयोग की वहां परंपरा रही है। लेकिन इस बार जब महायुति ने इनको बुलाया ये शपथ ग्रहण के लिए, कोई भी दल नहीं आया। पर्सनली फिर देवेंद्र फडणवीस ने फोन किया था शरद पवार को, उद्धव ठाकरे को, कांग्रेस में भी फोन किया था, लेकिन इनमें से कोई नहीं आया। शरद पवार अपना दिल्ली में बैठे रहे। वो वहां आते कैसे? अजीत पवार को देखते। अजीत पवार जो उस मंच पर थे जहां शरद पवार होना चाहते थे, अजीत पवार ने अब शरद पवार के सामने तो बड़ी विकट स्थिति ये पैदा कर दी है कि शरद पवार जाए तो जाए कहां। उनकी बेटी, अब उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में है, उनकी पार्टी खत्म होने वाली है, तो शरद पवार अजीत पवार को मंच पर बैठे स्वीकार नहीं कर सकते थे। और उद्धव ठाकरे को भी बुलाया गया था, लेकिन उद्धव ठाकरे की स्थिति तो ये रही कि वो शपथ ग्रहण में तो वो क्या जाएंगे। शपथ ग्रहण से लेकर पूरी बीती रात वो बेचैन रहे, परेशान रहे, अपने लोगों से बात करते रहे कि अब क्या होगा। ये वो मंच था जिस मंच पर उद्धव ठाकरे हो सकते थे। उस मंच पर पीछे बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर लगी होती अगर उद्धव ठाकरे गठबंधन से अलग नहीं हुए होते, लेकिन उद्धव ठाकरे ने सब बर्बाद कर दिया। वो वहां शपथ ले रहे होते एकनाथ शिंदे की जगह उप मुख्यमंत्री की, और अगर कुछ और परफॉर्मेंस अच्छा होता तो शायद मुख्यमंत्री भी बन रहे होते, लेकिन उद्धव ठाकरे ने सब बर्बाद कर दिया। वो जो मंच वो टीवी से देख रहे थे, क्योंकि वो सामने तो नहीं जा सकते थे। एकनाथ शिंदे जो उनके अंडर मंत्री थे वो शपथ ले रहे थे और उद्धव ठाकरे कहाँ इतना बड़ा दिल रखते हैं कि वो वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन टीवी पर जो वो देख रहे थे और जो अब अखबारों में छपा और उनके सामने मौजूद था कि वहां जिन देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने शपथ लेने से रोका, जिनसे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनी, आज वही उन्हें आईना दिखाते हुए आज उस पद पर मौजूद हैं, वो मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं। और उद्धव ठाकरे आज कहाँ गिर गए हैं, उनकी हालत क्या हो गई है। बात से एक नतीजों के बाद बार बार अब ये बात कचोटती होगी, ये परेशानी बार बार उठती है कि आपने कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है अपनी पार्टी को। आज एक तरफ एक पार्टी है जिसको विचारधारा की कोई समस्या नहीं है, आज उन्हीं के गठबंधन की दूसरी पार्टियां हैं कांग्रेस और एनसीपी, जिनकी तुष्टीकरण की विचारधारा है और वो से लेकर स्पष्ट है। लेकिन उद्धव ठाकरे वो ये बेचैन है कि उनके पास कोई विचारधारा ही नहीं है। वो ना तो मुसलमानों के रहे, ना वो अब हिंदुओं के रहे, ना वो अघाड़ी के हैं,
ना वो अब महायुति के हैं, क्योंकि महायुति में उनके लिए जगह नहीं और अघाड़ी में रहना उनके लिए आत्मघाती हो सकता है। तो उद्धव ठाकरे इस वक्त बुरे फंसे हुए हैं। उद्धव ठाकरे अगर अभी चाहे भी तो भी वो अघाड़ी में नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग अब ये नहीं चाहते। उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के साथ एक बार जबरदस्ती कर ली। लोग, शिवसेना के लोग नहीं चाहते थे कि बीजेपी से अलग हो, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती की, अपने ही लोगों को भड़काया और अघाड़ी में शामिल हो गए और विचारधारा से पूरी तरह भटक गए। और उद्धव ठाकरे ने ये जो गलत फैसला लिया उसका नतीजा भुगता और अपने नेताओं को भी भुगतने पर मजबूर किया। अब जब आप अपने फैसले को साबित नहीं कर पाए तो अब उनके नेता बोल रहे हैं कि अब हमारी सुनिए और अघाड़ी से अलग होकर अकेले चलिए। लेकिन उद्धव ठाकरे में इतनी हिम्मत कहाँ है? ये तो उन्हें चुनाव से पहले कर लेना चाहिए था। उद्धव ठाकरे इसीलिए वो बेचैन है, वो आजकल मीटिंग दर मीटिंग कर रहे हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। संजय राउत जैसे वो अभी अघाड़ी की तरफ उन्हें खींचने में लगे हैं। हालांकि संजय राउत की भी उनके नेता सुनने वाले नहीं हैं और मीटिंग में ही उनकी बातें काट दी जाती हैं कि वो अगर यही हाल रहा, अगर आप संजय राउत की सलाह पर ही चलते रहे तो फिर आपका खात्मा हो जाएगा, राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। और उद्धव ठाकरे को तो डर तो अपने बेटे का है। उनकी तो अपनी तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं रहती है, बहुत ज्यादा वो एक्टिव भी नहीं रहते हैं। उनको तो अपने बेटे को ये विरासत सौंपनी है, एक पार्टी सौंपनी है। तो अब डर तो ये है कि अगर सरकार में होता तो मैं अपने बेटे को एक ऐसी पार्टी देता जो सत्ता में है। लेकिन आज वो उनके पास क्या है, 20 विधायक जो कब तक रहेंगे उन्हें खुद नहीं पता। आज वो अपने बेटे को क्या देकर जाएंगे? तो इस वक्त हालात बड़े खराब है। एक जगह उत्साह का माहौल है तो एक जगह घोर निराशा, अंधकार है। और उसमें सबसे खराब हालत जो है उद्धव ठाकरे की है, शरद पवार की भी है, ऐसा नहीं है। उनको भी अपने बेटी की भविष्य की चिंता है, क्योंकि वो अब इतने बूढ़े हो गए हैं और अगले चुनाव तक 88 साल के हो जाएंगे। तो अब कब तक वो पार्टी संभालेंगे? लेकिन शरद पवार बहुत शातिर नेता है, वो इस वक्त चुप्पी साधे बैठे हैं। ना वो कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं, ना उद्धव ठाकरे के लिए कुछ बोल रहे हैं, ना महायुति के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं। उन्होंने चुप्पी साधी है और देख रहे हैं कि ये जब पूरा माहौल शांत होगा, कौन किस करवट बैठेगा, किस तरफ क्या होगा, क्या अघाड़ी से उद्धव ठाकरे अलग हो जाएंगे या नहीं होंगे, कांग्रेस क्या करेगी, उसके बाद वो कोई फैसला लेंगे। उनका कोई भरोसा नहीं है। वो हो सकता है अजीत पवार के ही साथ चले जाएं, सरकार में ही शामिल होने की कोशिश करें। शरद पवार बहुत ही शातिरता के साथ वो कुछ भी करेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे ना उनमें शातिरता है ना उनमें हिम्मत है। तो उनकी इस वक्त सबसे बुरी गत हो रखी है और उनको आगे इसका नतीजा अभी तो इन्होंने सिर्फ विधानसभा में भुगता है। अभी बीएमसी चुनाव में जिसके लिए वो अभी तड़प रहे हैं और हिंदुत्व के एजेंडे की बात कर रहे हैं, और वो एजेंडा सिर्फ वो मीटिंग में बोलते हैं, बाहर बयानों में नहीं झलकता है। ना वो बांग्लादेश पर बोलते हैं, ना वो संभल पर बयान देते हैं, क्योंकि अब भी कंफ्यूज है, तुष्टीकरण का चोला ओढ़े हुए हैं। और उद्धव ठाकरे को इसका नुकसान अभी तो बीएमसी में झेलना पड़ेगा। और उसके बाद अगर बीएमसी में वो हारते हैं तो उनके कॉर्पोरेटर से फिर उनको इतनी बेइज्जती मिलने वाली है, क्योंकि अभी तो विधायकों ने भुगता, फिर कॉर्पोरेटर भुगतेंगे, तो फिर उद्धव ठाकरे की फिर से एक बार बड़े स्तर पर फजीहत होने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।